हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री पे और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। कैलोरीमेट्री, व्हाट इज कैलोरीमेट्री? इन जनरल टर्म्स कैलोरी मीन्स हीट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. So the study of measurement of heat is called calorimetry, or we can say calorimetry is the process of measuring the amount of heat released or absorbed during a physical or chemical reaction. यानी किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में जो हीट गेन और एब्जॉर्ब होती है उसे मेजर करने की प्रोसेस को कहते हैं कैलोरीमेट्री. जैसे पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. वैसे इस चैप्टर में हमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं देखना है, बस हमें देखना है फिजिकल चेंज ही. और कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेस में, और अगर दिमाग से निकल गया हो तो एक बार फिर से जान लो. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर. जनरली हम कह सकते हैं फ्लोइंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर. और इसकी SI यूनिट होती है जूल और अदर यूनिट होती है कैलोरी, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड कैलोरी. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. तो जनरली हम ये पढ़ते आए हैं कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर होती है, और कब तक होती है? जब तक दोनों की टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. तो ये रहे वो फैक्टर्स. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. यानी हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर Q से. तो ये जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर पे. तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. डेल्टा T इज राइज इन टेम्परेचर एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. यानी मोर द मास, मोर विल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वाइस वर्सा. देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी mass of the body. And third factor is important. Heat absorbed by a body depends upon its nature and is commonly called specific heat capacity. और ये जो specific heat capacity है वो हम आगे चल के डिटेल में कवर करने वाले हैं. वैसे तो ये कांस्टेंट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है और फिक्स्ड होती है. तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आती है Q इक्वल टू MC डेल्टा T. M is mass of the body, C is specific heat capacity and delta T is rise in temperature. अभी के लिए आप ये समझो, आगे चल के इसे डिटेल में कवर करना है. अब समझते हैं हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैपिटल लेटर C और डैश से, आई मीन C डैश से. और इसे समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझो. सपोज वी हैव अ वेसल और इसमें वाटर है, से मास 5 kg, ठीक है, और इसकी टेम्परेचर बढ़ाना है इसे हीट देके 1 डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर हमें रखना है 1 डिग्री सेल्सियस की. तो ये जो वाटर की पूरी मास है, आई मीन 5 kg वाटर की जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो हम कहते हैं उस हीट को हीट कैपेसिटी. So heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of matter by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. और ये मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपके पास इस केस में तो 5 kg थी, हो सकती है आपके पास 1 kg हो सकती है आपके पास 200 ग्राम हो. तो जब पूरे के पूरे मास की या पूरे के पूरे अमाउंट की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए, तो जिस हीट की वजह से ये 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हुआ है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी. तो हम कह सकते हैं C डैश इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, वेयर Q इज अमाउंट ऑफ हीट एंड डेल्टा T इज राइज इन टेम्परेचर. और इससे हम इसकी SI यूनिट भी निकाल सकते हैं. Q इज हीट की होती है जूल, क्योंकि हीट इज एनर्जी, एंड डेल्टा T इज राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर की होती है केल्विन. तो इसकी SI यूनिट आ गई जूल पर केल्विन. अगर हम कहते हैं कि किसी वेसल की हीट कैपेसिटी 30 जूल पर केल्विन है, तो उसका ये मतलब होगा कि इस वेसल को
1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 30 जूल की। If the heat capacity of a vessel is 30 joule per Kelvin, it means that 30 joule heat energy is required to raise the temperature of a vessel by 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर राइज इन सेल्सियस स्केल इक्वल्स टेम्परेचर राइज इन केल्विन स्केल, राइट? नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Specific heat capacity is amount of heat energy required to raise the temperature of a substance per unit mass of that substance through 1 Kelvin. यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट है जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस की पर यूनिट मास की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए, और ये टोटली डिपेंड करती है पर यूनिट मास पे। किसी किसी बुक में ये भी डिफिनेशन होती है इसकी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमारे पास वाटर है 1 ग्राम एंड टेम्परेचर इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस, और इसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ानी हो या 1 केल्विन बढ़ानी हो तो ये टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर होगी उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखना, स्पेसिफिक यूज होता है पर यूनिट मास के लिए, ठीक है? और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सिंबल होती है स्मॉल सी। और स्पेसिफिक हीट होती है हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी अपॉन मास। तो हम कह सकते हैं C इक्वल्स हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे C हो जाएगी, आई मीन स्मॉल c, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन T डिवाइडेड बाय मास। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये Q अपॉन डेल्टा T ऐसे ही हो जाएगी इंटू 1 अपॉन m। तो ये आएगी Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q अपॉन m इंटू T, where Q is quantity of heat absorbed by a body, m is mass of the body and delta T is rise in temperature। और इसकी ऐसा यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं हम। Q यानी हीट की होती है जूल अपॉन मास की होती है kg एंड टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो यहाँ से आई जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी पर केल्विन। और कुछ प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था हीट की हीट होता है mc डेल्टा T, तो यहीं से डिराइव हुआ है। Q इक्वल टू ये m और डेल्टा T इक्वल्स के वो साइड ले जाओ तो हो गई m इंटू C इंटू डेल्टा T। तो ये हीट एनर्जी यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, और C डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे। अब देखो, किसी किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, किसी किसी की बहुत लो होती है। जैसे कॉपर की होती है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन या फिर 400 जूल पर केजी पर केल्विन, और वाटर की होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका ये मतलब है कि अगर 1 ग्राम कॉपर की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ानी हो तो उसे जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी वो होगी 0.4 जूल की। और वहीं पे 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ानी हो तो उसे जो हीट चाहिए होगी वो होगी 4.2 जूल। यही मतलब है इस स्टेटमेंट का। यहाँ पे कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लो, यानी 0.4 जूल ही चाहिए उसे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में पर ग्राम, और वाटर को वही चाहिए 4.2 जूल पर ग्राम। तो हम कह सकते हैं कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन वाटर, और अच्छा कंडक्टर वही होता है जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आती है कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो वो अच्छा कंडक्टर है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है वो बैड कंडक्टर है। और यहाँ से एक और कंक्लूजन आता है कि अगर 1 ग्राम कॉपर की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो वहाँ से 0.4 जूल हम हटा देंगे या निकाल लेंगे, और वाटर की 1 ग्राम की टेम्परेचर कम करना हो तो 4.2 जूल निकालना होगा हमें वाटर से, तब जाके वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा।
तो ये रही है स्टेटमेंट इन रिटन वर्ड्स। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। If specific heat capacity of copper is 0.4 joule per gram per Kelvin, it means that heat energy is required to raise the temperature of 1 gram of copper vessel by 1 Kelvin or 1 degree Celsius is 0.4 joule। यही समझाया मैंने अभी कि 1 ग्राम की कॉपर की टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ानी हो तो उसे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 0.4 जूल की। अब क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है तो इस वजह से नेचर में हमें बहुत सारे फिनोमिना और कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाते हैं। एक दो देख लेते हैं हम भी। पहली है द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। यहाँ देखो एक कोस्टल एरिया दिख रहा होगा एंड दिस इज वाटर बॉडी एंड दिस इज लैंड या फिर सी शोर कह सकते हैं हम। जब यहाँ पे डे टाइम होता है और सन शाइन करती है तो दोनों की टेम्परेचर राइज होगी, वाटर की भी और लैंड की भी। बट वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो डे टाइम में लैंड तो जल्दी हीट हो जा रही है बट वाटर लेट से हीट होगा, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाती है शोर पे। तो कोल्ड एयर दिन के समय में सी की तरफ से जाती है लैंड की तरफ, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज। और रात के टाइम में जब सनशाइन नहीं कर रही होती या इन पे सनलाइट नहीं पड़ रहा होता, then land being less in specific heat capacity cools more rapidly as compared to water। और यही कारण है कि वाटर को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रात के टाइम में जो ठंडी एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो लैंड से सी की ओर ट्रैवल करती है और इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। तो यही ब्रीज की वजह से सी शोर की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होती है। दूसरा है वाटर इज यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट। और ये कूलेंट क्या होता है, देखा होगा कार्स में और जनरेटर्स में कुछ इस तरह की एक डिवाइस लगी होती है और इस एरिया से पानी डाला जाता है, क्योंकि कार इज अ मशीन एंड जनरेटर इज ऑल्सो अ मशीन। तो कुछ देर की यूज के बाद गर्म हो जाती है और उसे कनेक्ट किया जाता है इस तरह के एक रेडिएटर से और यहाँ से पानी डालते हैं। और क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है तो वाटर कार से या फिर जनरेटर से हीट अब्सॉर्ब करता है खुद के टेम्परेचर को राइज हुए बिना, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हाई है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो ये थे 2 एग्जाम्पल, बुक में और भी दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना उसे अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में आते हैं इस तरह के वाई वाले क्वेश्चंस। और एक बात का और ध्यान रखना कि अभी से पहले लोअर क्लासेस में आप हीट के बारे में पढ़े होगे या फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़े होगे तो समझ जाओ इसी चैप्टर के लिए था, आपको प्रिपेयर किया जा रहा था इस चैप्टर के लिए। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। पहली क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410 जूल पर केजी पर केल्विन। दूसरी सब पार्ट है हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गिवन है मास ऑफ द कॉपर, तो हम कह सकते हैं मास 150 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल सी इक्वल्स 410 जूल पर केजी पर केल्विन। अब हमसे पूछा है हीट कैपेसिटी, तो हमने पढ़ा है भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सी डैश यानी हीट कैपेसिटी अपॉन मास, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है विच इज 410 जूल पर केजी पर केल्विन इक्वल्स सी डैश, और यहाँ पे मास है 150 ग्राम, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी में दे रखा है तो ये ग्राम को कन्वर्ट कर लो केजी में, तो ये 0.15 केजी। तो हम कह सकते हैं मास इज 0.15 केजी। अब कैलकुलेट कर लो, 0.15 को ले जाओ इक्वल्स के वो साइड, तो आई सी डैश इक्वल टू 410 जूल इंटू 0.15 केजी अपॉन किलोग्राम केल्विन। तो ये केजी से केजी कैंसिल। अब यहाँ है 410 इंटू 0.15 केजी, तो 41 इंटू 10 होता है 410 एंड 41 इंटू 5 होता है 205। तो 205 में ऐड कर दो 410 तो आई 615, और ये एक डेसिमल तो ये आई 61.5 जूल पर केल्विन। पहली की आंसर मिल गई हमें, इसकी हीट कैपेसिटी है 61.5 जूल पर केल्विन। सब पार्ट बी
हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो 35 माइनस 25, तो ये आई 10 डिग्री सेल्सियस। और हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हमें चेंज इन टेम्परेचर देखना है बस। 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, और टेम्परेचर हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो हीट हमने पढ़ा होती है mc डेल्टा टी, मास इज 0.15 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 410 जूल पर kg केल्विन इंटू डेल्टा टी है 10 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ आप इसे केल्विन में भी ले सकते हो। तो केजी से केजी कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, 5 हो जाएगी 615 जूल। तो इतनी हीट चाहिए होगी 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में। सेकंड क्वेश्चन, a piece of iron of mass 2 kg has thermal capacity of 966 joule per Kelvin. Find पहली heat energy needed to warm it by 15 degree Celsius and second its specific heat capacity in SI unit. तो given mass equal 2 kg, thermal capacity दे रखा है यहाँ यानी C dash equals 966 joule per Kelvin और चेंज इन टेम्परेचर यानी इसकी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ानी है। तो डेल्टा टी सीधा लिख सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। हीट कैपेसिटी होती है हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी है 966 जूल पर केल्विन इक्वल्स हीट निकालना है हमें अपॉन चेंज इन टेम्परेचर है 15 केल्विन। तो हीट हो जाएगी 966 जूल पर केल्विन इंटू 15 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, 966 इंटू 15 जो भी आंसर आती है आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर इन जूल। और बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं C इक्वल C डैश अपॉन मास। तो C हो जाएगी 966 जूल पर केल्विन अपॉन गिवन मास इज 2 kg। तो ये डिवाइड कर दो 4 टाइम्स 8 टाइम्स 3 टाइम्स, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई 483 जूल पर kg पर केल्विन। इजी लग रहा होगा अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सॉल्व करते करते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 watt हीटर to raise the temperature of 50 kg of material of specific heat capacity 960 joule per kg per Kelvin from 18 degree Celsius to 38 degree Celsius. Assume that all the heat energy supplied by the heater is given to the material. यानी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी हीट लॉस नहीं हुई। तो जो गिवन पार्ट है वो लिख लो, गिवन मास 50 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर kg पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी है 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस यानी 38 माइनस 80, तो हो गई 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक एडिशनल है, यहाँ 500 वाट हीटर है और हीटर का काम है एनर्जी सप्लाई करना, आई मीन हीट सप्लाई करना। और अगर वर्क पर एनर्जी पढ़े होगे अच्छे से तो पता होगी वाट किसकी एसआई यूनिट है, और अगर नहीं पता तो जान लो वाट होती है पावर की एसआई यूनिट। पावर हम लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, और यहाँ किस एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात हो रही, तो हम लिखेंगे Q अपॉन टी, एंड Q हमने पढ़ा होती है MC डेल्टा टी और ये टाइम। तो इस इक्वेशन पे यानी पावर इक्वल टू MC डेल्टा टी अपॉन टी पे भी हम कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन पे फॉर्म कर देंगे। तो पावर गिवन 500 वाट और वाट होता है जूल पर सेकेंड इक्वल्स
मास गिवन 50 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 960 जूल पर kg केल्विन इंटू चेंज इन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम केल्विन में भी लिख सकते हैं 20 केल्विन अपॉन में टाइम, तो ये kg से kg कैंसिल, ये केल्विन से केल्विन कैंसिल। अब हम इसे लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स 50 इंटू 960 इंटू 20 और ये सेकेंड आ गई ऊपर अपॉन ये जूल थी 500 जूल, ये जूल से ये जूल कैंसिल, ये 10 टाइम्स, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 96 इंटू 2 होता है 192 और ये 0, तो टाइम आई 1920 सेकेंड, और सेकेंड को कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो टाइम इक्वल्स 1920 अपॉन 60 डिविजिबल बाय 6, यस 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आई 32 मिनट्स। अब आगे करते हैं, अगली क्वेश्चन है 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वायर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर which can remove heat at an average rate of 30 joule per second. How long will it take to cool the lemon squares to 5 degrees Celsius? Specific heat capacity of lemon squares equals 4200 joule per kg per Kelvin. तो पहले देखो गिवन क्या है, मास which is 0.5 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेमन स्क्वायर्स है 4200 जूल पर kg पर केल्विन एंड डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर है, इनिशियली थी 30 डिग्री सेल्सियस पे और डिक्रीज करना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिख सकते हैं 30 माइनस 5 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है केल्विन में, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 25 केल्विन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इस रेट से ठंडा कर रहा है ये रेफ्रिजरेटर, और जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान में होगा तो बता सकते हो, कोशिश करो। जूल पर सेकेंड होता है वाट, राइट, यानी ये पावर है, और पावर हमने पढ़ा होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और यहाँ किस एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की ही बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं mc डेल्टा टी अपॉन टाइम। ये वही इक्वेशन आ गई जो पिछला क्वेश्चन में किया था हमने, और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है हीटर से रिलेटेड और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, तो इस इक्वेशन पे फॉर्म कर देना है हमें, पावर इज 30 जूल पर सेकेंड इक्वल्स mc डेल्टा टी 0.5 kg इंटू 4200 जूल पर kg केल्विन इंटू चेंज इन टेम्परेचर 25 केल्विन की अपॉन में टाइम, तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, और ये जूल से ये जूल कैंसिल। अब टाइम हम लिख सकते हैं इक्वल्स 0.5 इंटू 4200 इंटू 25 और ये सेकेंड में अपॉन 30, तो ये 0 से और ये 420 को काट सकते हैं 3 से 140 टाइम्स, तो टाइम आया 0.5 इंटू 140 होता है 70 इंटू 25, ये वैल्यू आएगी सेकेंड में, अगर इसे कन्वर्ट करना है मिनट में तो अपॉन 60 कर दो, तो जो भी टाइम की वैल्यू आई मिनट में वो बताओ कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कैलोरी मीटर। सो कैलोरी मीटर क्या होता है? A calorimeter is a cylindrical vessel which is used to measure the amount of heat gained or lost by a body when it is mixed with other body। यानी एक ऐसा cylindrical vessel जिसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे और उससे कैलकुलेट करते हैं किस ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लूज की और किसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की या गेन की। और दिखता कुछ इस तरह का कैलोरीमीटर, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल हो गई जिसकी लाइनिंग कॉपर की बनी होती है, ये वाली,
और इस पे सस्पेंड किया जाता है एक थर्मोमीटर, और इसके अंदर डाला जाता है दो ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर और उसको कवर कर दिया जाता है एक वुडन लीड से, और उसको स्टिर किया जाता है ताकि वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ ये देखो, ये जो आउटर की लाइनिंग है वो वुडन की यानी वुड की बनी होती है, और इसके अंदर जो इंसुलेशन का काम कर रही है वो कर रही है ऊल। और ऊल जो है बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है जो बाहर की हीट को अपनी ओर नहीं आने देता और अंदर की हीट को बाहर की ओर जाने नहीं देता। तो यही काम है कैलोरीमीटर का। और इसमें जो हम मेटल यूज करते हैं कॉपर, वो क्यों करते हैं, उसके 3 कारण हैं कि कैलोरीमीटर में कॉपर ही क्यों यूज होता है। पहला कारण है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, लगभग 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन होती है। दूसरा बात, गुड कंडक्टर है ये। और तीसरा बात, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, डज नॉट एब्जॉर्ब मच अमाउंट ऑफ हीट। तो ये 3 कारण है कि कॉपर यूज किया जाता है कैलोरीमीटर में। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मान के चलो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है अलग अलग टेम्परेचर की। पहली है वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरी है मान के चलो वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों को एक वेसल में अगर मिक्स करोगे, इसे भी और इसे भी, तो यहाँ दो प्रोसेस होगा। पहला बात, ये जो ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर है वो अपना हीट लूज करेगा, और ये ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर है वो ये हीट गेन करेगा। यानी इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज करता है हॉटर ऑब्जेक्ट वो एब्जॉर्ब करता है कोल्डर ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब समझते हैं इसे ज्यादा डिटेल में। हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट था, हमारे पास एक कोल्ड ऑब्जेक्ट भी है। हमने हॉट ऑब्जेक्ट के केस में लिया था वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट में हमने लिया था वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज मास ऑफ वाटर हॉट ऑब्जेक्ट के केस में थी 100 ग्राम और कोल्ड ऑब्जेक्ट के केस में है 50 ग्राम। तो हम कहेंगे मास 2 इक्वल टू 50 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो इसकी भी उतनी ही होगी क्योंकि ये भी वाटर है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है इनिशियली 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे T1 और T2। C को हमने रहने दिया C और C क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, या फिर C1 C2 भी ले सकते हैं। और जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है अपना हीट रिलीज करेगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट ये हीट गेन करेगा। तो दोनों मिक्स होने के बाद एक फाइनल टेम्परेचर अटेन करेंगे, इसे हम लेके चलते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी हो जाएगी 80 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T2 हो जाएगी थीटा माइनस 10 डिग्री, क्योंकि इसकी टेम्परेचर आई मीन कोल्ड ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर राइज होगी और हॉट ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर लो होगी। तो दोनों इसी टेम्परेचर पे आई मीन इसी फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। ओके, तो यहीं से आता है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हॉट ऑब्जेक्ट जो हीट लूज की उसे हम कहेंगे Q1 और कोल्ड ऑब्जेक्ट जो हीट गेन की उसे हम कहेंगे Q2। यानी Q1 विल बी इक्वल टू Q2। यही है हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं M1 C1 डेल्टा T1 विल बी इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T2। और ये जो प्रोसेस है टोटली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
इसी पे सारा का सारा कैलकुलेशन होता है जब दो ऑब्जेक्ट एट अदर टेम्परेचर मिक्स करते हैं हम। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अच्छे से, और आगे आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पहली क्वेश्चन है, अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। Calculate the specific heat capacity of metal. Assume that the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर क्या है, वो है मेटल, यानी हॉट ऑब्जेक्ट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट की हम कॉलम बना लेंगे। हॉट ऑब्जेक्ट का मास है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही निकालना है हमें, एंड टेम्परेचर इनिशियली दिया है 150 डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी लिख सकते हैं। अ कोल्ड ऑब्जेक्ट का मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, और टेम्परेचर इनिशियली दिया है 11 डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी लिख सकते हैं हम। अब ये 150 केल्विन से 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन भी लिख सकते हैं, इस टेम्परेचर पे आई, और ये 11 केल्विन से बढ़ के 20 केल्विन तक गई, तो हम डेल्टा T1 लिखेंगे 150 माइनस 20 जो आई 130 केल्विन, और यहाँ पे डेल्टा T2 हो गई 20 डिग्री माइनस 11 डिग्री, तो आई 9 केल्विन। एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये हॉट ऑब्जेक्ट जो हीट लूज करेगी वही हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगी, तो हम कह सकते हैं M1C1 डेल्टा T1 इक्वल्स M2C2 डेल्टा T2। तो यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर लो, 50 ग्राम इंटू C1 इंटू 130 केल्विन इक्वल्स 100 ग्राम इंटू 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन इंटू 9 केल्विन। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो हम आगे लिख सकते हैं C1 इक्वल टू, या 50 और 130 ले जाओ इक्वल्स के वो साइड, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो जाएगी, तो आई 100 इंटू 4.2 जूल इंटू 9 अपॉन 50 ग्राम इंटू 130 केल्विन। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो C1I 4.2 इंटू 9 अपॉन 13 इंटू 5 इज 65, ये ग्राम केल्विन और ऊपर जूल। तो 42 इंटू 9 होता है 378, एक डेसिमल, तो C1I 37.8 जूल अपॉन में 65 ग्राम केल्विन। अब जो भी वैल्यू आती है डिवाइड करके लिख लो, यहाँ पे जूल पर ग्राम पर केल्विन में आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर rises by 15 degree Celsius when 300 gram of hot water at 50 degree Celsius added to it. What was the initial temperature of the cold water? तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया है, बट दोनों केसेस आई मीन हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दोनों वाटर है, और हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट है वाटर जिसकी मास है 300 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर इनिशियली है 50 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड ऑब्जेक्ट है वाटर
जिसकी मास दी हुई है 600 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसकी टेम्परेचर दे रखी है, इसकी टेम्परेचर नहीं दे रखी, बट यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, वो है 15 डिग्री सेल्सियस का। कोल्ड वाटर की टेम्परेचर राइज हुई 15 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ एक और केस है, 50 डिग्री सेल्सियस वाली जो वाटर है उसकी टेम्परेचर डिक्रीज होगी, और ये जो T2 है यानी ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी या राइज करेगी। तो यहाँ पे ये जो 15 डिग्री सेल्सियस है ये दोनों का डिफरेंस है, आई मीन थीटा माइनस T2 का, और ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है 50 डिग्री सेल्सियस से थीटा पे आएगी, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा T1 इक्वल्स टू 50 माइनस थीटा, एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री Q1 यानी हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू Q2 यानी हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगी M1 C1 डेल्टा T1 इक्वल्स M2 C2 डेल्टा T2। तो अब वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में। M1 है 300 ग्राम इंटू C1 है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा T1 है 50 माइनस थीटा इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की मास है 600 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम। तो यहाँ पे हम इसे और इसे काट देते हैं, तो यहाँ पे 50 माइनस थीटा आई 600 ग्राम इंटू 15 डिग्री सेल्सियस अपॉन 300 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम भी कैंसिल, ये 2 टाइम्स, और ये 50 माइनस थीटा विल बी इक्वल 2 इंटू 15 इज 30। अब 30 को ले आएंगे इक्वल के ये साइड, थीटा को ले जाएंगे उधर, तो थीटा हो जाएगा 50 माइनस 30, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट द आंसर, T2 पूछा है हमसे क्वेश्चन में। सो थीटा वो वैल्यू है जो दोनों अटेन की एक दूसरे से मिक्स होने के बाद। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा माइनस T2 इक्वल्स 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यही वैल्यू थी। तो थीटा है 20 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब T2 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर थी कोल्ड वाटर की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 gram of hot water at 80 degrees Celsius is added to 300 gram of cold water at 10 degrees Celsius. Neglecting the heat taken by the container, calculate the final temperature of the mixture of the water. Specific heat capacity of water given 4200 joule per kg per Kelvin. तो यहाँ भी सेम केस है, दो ऑब्जेक्ट को मिक्स किया गया है, एक हायर टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे। तो सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, एक साइड लिखेंगे हॉट ऑब्जेक्ट, दूसरे साइड लिखेंगे कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट यानी 80 डिग्री सेल्सियस वाली वाटर, तो इसकी मास है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी केल्विन, टेम्परेचर इनिशियली है 80 डिग्री सेल्सियस, एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट मास है 300 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे तो सेम ही होगी क्योंकि दोनों वाटर है, और टेम्परेचर हो गई इसकी 10 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर यानी थीटा। ये जो घट के टेम्परेचर थीटा पे आएगी और ये जो बढ़ के टेम्परेचर थीटा पे आएगी वो पूछा हमसे। यहाँ डेल्टा T1 हो गया 80 माइनस थीटा, और यहाँ डेल्टा T2 हो गया थीटा माइनस 10। इसे केल्विन में ही ले लो।
क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है केल्विन में, तो हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी M1 C1 डेल्टा T1 इक्वल्स M2 C2 डेल्टा T2। इक्वेशन पे सेट करने से पहले मास को केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है केजी में। तो ये 200 ग्राम हो गई 0.2 kg और 300 ग्राम हो गई 0.3 kg। तब हम लिख सकते हैं 0.2 kg इंटू 4200 जूल पर kg केल्विन इंटू 80 माइनस थीटा इन केल्विन इक्वल्स 0.3 kg इंटू 4200 जूल पर kg केल्विन इंटू थीटा माइनस 10 केल्विन। ये पूरा हम काट सकते हैं इससे, ये kg और ये kg भी काट सकते हैं हम। तो 0.2 इंटू 80 होता है 16 and 0.2 into theta is 0.2 theta will be equal to 0.3 into theta is 0.3 theta and 0.3 into 10 is 3. तो यह is 16 plus 3 equal to 0.3 theta plus 2 theta 0.2 theta. 16 plus 3 is 19 equal to 0.5 theta. तब थीटा हो गई 19 अपॉन 0.5, तो इंटू 10 अपॉन 10 कर दिया हमने, तो यही 190 अपॉन 5, तो ये 3 टाइम्स ये 8 टाइम्स, तो थीटा इक्वल्स 38 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहना, और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बना लेना उसे भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, विच विल बी ऑन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट।